भाई इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल पे बेस्ट तरीके से आंसर कैसे लिखना है अपने एग्जाम में। फिर चाहे आप कोई से भी ईयर में हो या कोई से भी सेमेस्टर में हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, इस वीडियो में जो बात है आप लोगों को बताने वाला हूँ वो भाई आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और जिन बच्चों के पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है या आप लोगों के भाई इक्वेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो भाई उनमें भी इनमें से कुछ बातें जो हैं वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं भाई यहाँ पे आपके पहले पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट भाई हमारा ये कह रहा है कि आप लोगों को जो भी आंसर लिखना है वो बेस्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल भाई आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर पढ़ा और क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही आप लोगों को समझ में आता है कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो बेस्ट तरीके से आता है, यानी कि कंप्लीट आपको अच्छे तरीके से पता है। तो बस वही आंसर आपको आंसर शीट में सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई, आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बहुत पहले से आप सुनते भी आए होगे, ठीक है ना। अब वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई जो आपका टीचर जो है, जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा आपका, तो भाई उसे जब पहले ही आंसर बेस्ट तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, एकदम एक्यूरेट लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उस पर इंप्रेशन जाएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपने बाकी के जो आंसर्स हैं वो भी अच्छे लिखे होंगे। फिर चाहे आप लोगों ने बाकी के आंसर्स कैसे भी लिखे हो, उस पर एक इंप्रेशन चला गया तो आपकी इमेज बन गई उसके माइंड में, ठीक है। तो वो बाकी के आंसर्स भी है उसी तरीके से चेकआउट करेगा, यानी कि ज़्यादा देख रेख नहीं करेगा उसमें। तो आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे, ठीक है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को जो बेस्ट आंसर आता है सबसे पहले आप लोगों को वही राइट करना है अपनी आंसर शीट में, ठीक है। बात करते हैं भाई यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। भाई आप जितने भी आंसर लिखोगे सारे पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन करना। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट वाइज लिखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, पॉइंट वाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक लाइन में पॉइंट पेल दो, ऐसे नहीं करना छोटे बच्चों की तरह। भाई पॉइंट जो है आपके 3-4 लाइन में कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। और अगर सब पॉइंट हो सके, यानी कि उसका जो छोटा वाला पॉइंट है फिर हम एक्सप्लेन करते हैं ना, अगर वो हो सके तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे भी आप लोगों की प्रिपरेशन होगी उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब इसके पीछे का रीज़न मैं भाई आप लोगों को बता देता हूँ पॉइंट वाइज लिखने के लिए क्यों कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप भाई मान लो कि पैराग्राफ वाइज लिखते हो, ठीक है, और आपके पास है टाइम कम, जैसा कि टीचर के पास टाइम कम होता है भाई और कॉपीज़ बहुत सारी चेकआउट करनी होती है, और आपने पैराग्राफ वाइज लिख दिया, तो टीचर क्या करता है भाई शुरू में कुछ पॉइंट्स ऊपर की लाइनें पढ़ लेगा, और अगर उसे गलत मिल गई वो लाइनें, फिर चाहे बाकी आपने आगे सही क्यों ना लिख रखा होगा, वो पूरा पैराग्राफ काटेगा, ठीक है ना। वो आगे तो सब कुछ नहीं पढ़ सकता, पूरी कॉपी तो नहीं पढ़ सकता आपके, क्योंकि उसके पास टाइम कम है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो, ठीक है, पॉइंट वाइज में भाई उसे साफ समझ में आ जाएगा। मान लो आपने पहला पॉइंट गलत लिखा तो वो सिर्फ पहला पॉइंट ही काटेगा, दूसरा पॉइंट आप पढ़ना पड़ेगा उसे, थोड़ा सा ही पढ़े, बेशक पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना ज़रूर पड़ेगा, तो वो आपको मार्क्स ज़रूर छोड़ के जाएगा। अगर ना भी पढ़े वो बाकी के पॉइंट्स, तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स आपको छोड़ के जाएगा, वो ऐसे काट नहीं सकता क्योंकि पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। पैराग्राफ होता तो वो भाई पूरा काट सकता था इस चीज़ को। तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन की बात आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ। कुछ भी राइट करो आप पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। बात करते हैं भाई आप आपके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि आंसर राइटिंग मेथड, यानी कि आंसर लिखने का भी एक मेथड होता है। वो क्या है मेथड, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले भाई जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर में भाई आप लोगों को आंसर का एक इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है ना। आप हिंदी में बोले तो परिचय देना होता है, ठीक है ना। तो भाई कम से कम आपको 4-5 लाइनों में एक इंट्रोडक्शन देना है कि आप आंसर में क्या बताने वाले हो, किस चीज़ के बारे में बताने वाले हो, और थोड़ी सी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो वो भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन आपको देना बहुत ज़रूरी है, मेथड का हिस्सा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद भाई आप लोगों का स्टार्ट होता है मेन एक्सप्लेनेशन। जो मेन एक्सप्लेनेशन आप करोगे वो आपको पॉइंट वाइज करना है, फिर आपके पॉइंट्स चालू हो जाएंगे मेन एक्सप्लेनेशन। और जो आप भाई इंट्रोडक्शन दोगे वो आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना, वो आपको भाई 5-6 लाइनों में आप लोगों को पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना। फिर जो आपका मेन भाई आंसर चालू होगा वो आपका पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भाई एक प्रो टिप दे दूँ आप लोगों को, जब आप मेन एक्सप्लेनेशन दे रहे होगे, अगर आपको कोई एडिशनल नॉलेज है उस आंसर के बारे में, फॉर एग्जांपल मान लो भाई क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई संविधान के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि संविधान किसने बनाया, तो भाई वो बात लिख दो आप, एडिशनल नॉलेज हो गई ना एक तरीके से। तो भाई एडिशनल नॉलेज अगर आपको पता है तो पॉइंट वाइज जैसे ही आप लिख रहे हो तो कहीं पे भी मतलब पॉइंट जहाँ पे आपका ये एडिशनल नॉलेज आपको लिखनी है तो स्टार बनाना है ऐसे बड़ा बड़ा सा साइड में, ठीक है, और वहाँ पे वो एक्सप्लेन कर देना बात जो भी आपको एडिशनल नॉलेज हो। तो टीचर क्या है इससे भाई देखेगा कि स्टार बना के क्या लिख रखा है, और आपने एडिशनल नॉलेज लिख रखी होगी तो टीचर के माइंड में एक इंप्रेशन जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने
उसके आगे भी पढ़ा है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के नहीं आया, उसको आगे की भी नॉलेज है। ठीक है, तो आप लोगों का इंप्रेशन और अच्छा जाएगा टीचर के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं आपके वही मेथड वाले की। ठीक है, सबसे पहले आपने लिख दिया भाई इंट्रोडक्शन, फिर आपका हो गया मेन जो आप कंटेंट लिखना चाहते हो, मेन आंसर वो लिख दोगे। फिर लास्ट में भाई आप लोगों को थोड़ी एडिशनल नॉलेज वगैरह देनी हो दे देना। फिर आपका आता है कंक्लूजन, लास्ट में आएगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन भाई आप लोगों को कैसे लिखना है, यानी कि निष्कर्ष। देखो भाई, अभी तक जो भी आपने ये सारी बातें बताई हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, उसे बिल्कुल 2-3 लाइनों में अपने निष्कर्ष में डाल दो, कंक्लूजन में डाल दो, ख़त्म कहानी। ये होता है भाई बेस्ट आंसर लिखने का मेथड। तो आप लोगों को मेथड जो समझ में आ गया होगा। ये मेथड भाई आप लोगों को हमेशा से फॉलो करना है। आप अगर 12th लेवल पे भी होगे तब भी आपको फॉलो करना चाहिए था ये आंसर, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये आंसर मेथड जो है फॉलो किया जाता है। ठीक है ना। बात करते हैं भाई यहाँ पे अब आपके 4th पॉइंट की, या इसे आप डाउट भी कह सकते हो एक तरीके से। बहुत बच्चे पूछते हैं कि भाई हमें एक आंसर जो है वो कितने पेजेस में लिखना चाहिए। तो देखो भाई, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें तो पेजेस से कोई लेना देना नहीं, जितने पेजेस में आपका सॉल्व हो रहा है आंसर वगैरह उतने पेजेस आपको इनफ होते हैं। ठीक है ना। बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें भाई आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल पे 5 से 6 पेजेस जो है वो इनफ रहते हैं। 5 से 6 पेजेस भाई वन साइड बोल रहा हूँ। ठीक है ना, यानी कि एक साइड के पेज को मैं एक पेज बोल रहा हूँ। ठीक है ना, दूसरे साइड के पेज को 2 पेज, ऐसे करके। ठीक है ना। तो भाई 5 से 6 पेज आप लोगों को लिखने इतने इनफ है, इतने काफ़ी। इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे कम लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ज़्यादा लिखोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, कम लिखोगे तो भाई मार्क्स कमाने के चांसेस है। तो आप लोग ये बात मेरी समझ चुके होगे, इनफ होता है इतना ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे भाई कुछ प्रो टिप्स की। आपको कुछ प्रो टिप्स दे रहा हूँ जिससे भाई आपके आंसर जो है थोड़ा और अच्छा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली टिप भाई आप लोगों के लिए, आप लोगों को अंडरलाइन यूज़ करनी है। अंडरलाइन कैसे यूज़ करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई, जब आप अपने पॉइंट्स वगैरह लिखते हो ना, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह लिख रहे हो, उसमें भाई कोई आप लोगों ने कुछ मतलब मान लो किसी का नाम आ गया, वो मेन बंदा है, या डेट वगैरह आ गई, कुछ ऐसी नॉलेज आ गई जो आप लोगों को एग्जैक्ट पता है और मेन भी है, तो उसको अंडरलाइन कर दो, या उसे ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन कर दो। तो वो अंडरलाइन पे फोकस जाएगा टीचर का। जब वो टीचर का फोकस जाएगा तो वो पढ़ेगा कि हाँ भाई मेन चीज़ तो इसे याद है, सब कुछ तो मतलब इसे पता ही होगा। तो इससे भाई आप लोगों का जो है इंप्रेशन और अच्छा जाएगा। तो अंडरलाइन का प्लीज़ यूज़ करना, कम से कम एक पेज में 1 या 2 तो अंडरलाइन आप लोगों की होनी चाहिए। बाकी अगर आप सब पॉइंट वगैरह लिखते हो तो सब पॉइंट पर भी आप अंडरलाइन ज़रूर करना। ठीक है ना। बात करते हैं भाई यहाँ पे आपके सेकंड प्रो ट्रिप की। भाई डायग्राम्स बनाने हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बता दिया भाई आपने, डायग्राम्स बनाने हैं। डायग्राम्स कैसे बनाएंगे भाई, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और मान लो उसमें डायग्राम्स ही नहीं दिया, हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है जिसमें डायग्राम्स नहीं बना सकते हम, तो हम डायग्राम्स कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, मान लो भाई मैंने आप लोगों को बता दी पॉइंट वाइज, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, बट पॉइंट वाइज में कैसे डायग्राम बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, आंसर लिखने से पहले आपको कोई ना कोई आंसर ऐसा आता होगा जिसके भाई आप लोगों को जो पॉइंट्स होते हैं, जो सब पॉइंट्स होते हैं ना, छोटे वाले जो पॉइंट्स होते हैं, फिर हमें एक्सप्लेनेशन करते हैं, सब पॉइंट्स जिसे कहते हैं हम। तो भाई ये जो पॉइंट्स हैं, हम लोगों को बहुत से आंसर ऐसे होते हैं जिनके पता ही होते हैं सब पॉइंट्स। ठीक है ना, मतलब हम रट के आए होते हैं, या हमें एग्जैक्ट पता होते हैं, या हम एग्जैक्ट बना के लिख सकते हैं। तो जब आपको ये एग्जैक्ट पता हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट्स का एक डायग्राम बना देना। सबसे पहले आंसर लिखने से पहले इन पॉइंट्स का एक डायग्राम बना देना है। मैं अपने टाइम पे देखो भाई कैसे करता था, क्लाउड बनाता था, उसमें मेन जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ ये लिख देता था, फिर भाई उसके सब पॉइंट्स ऐसे ये एरोज निकाल के, फिर इसके नीचे क्लाउड्स बना के, फिर यहाँ पे सब पॉइंट डाल देता था। ये पॉइंट डाल दिया, अब भाई ये डायग्राम टाइप बन गया। अब टीचर की नज़र जाएगी तुरंत इस पर कि ये चित्र सा कैसा बना दिया भाई स्टूडेंट्स ने, टीचर की तुरंत नज़र जाएगी, और टीचर जैसी देखेगा भाई से इंप्रेस हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसे भाई आगे पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे सब कुछ जो है इस डायग्राम में ही समझ में आ गया कि आप लोगों ने सही लिखा है या गलत लिखा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम भाई बनाने का तभी ट्राई करना जब आप लोगों को आंसर एग्जैक्ट पता हो, ये सब पॉइंट जो आप लिखोगे छोटे वाले पॉइंट, ठीक है, जब ये आप लोगों को एग्जैक्ट पता हो। अदरवाइज नहीं पता होंगे और आपने डायग्राम बना दे तो भाई गलत ही कर देगा पूरा आंसर बिना पढ़े। तो आप लोग ये चीज़ मेरी समझ चुके होंगे। ठीक है ना। बात करते हैं भाई आपके यहाँ पे, सॉरी आप लोगों को डायग्राम में एक चीज़ और बता दूं, सिर्फ आपको डायग्राम बना के नहीं छोड़ना, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिस तरीके से आंसर मेथड का बताया था, वो पूरा एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम के लिए मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपके आंसर में ना थोड़ा और ब्राइटनेस आएगी। तो आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। बात करते हैं भाई आपकी अगली प्रो टिप की। प्रो टिप कह लो या बेसिक नॉलेज कह लो। ठीक है, आप लोगों को कटिंग नहीं करनी। कटिंग भाई बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत कटिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी आप लोगों को। अगर मान लेते कुछ गलत होता है बाय चांस, तो भाई कट करने का भी एक तरीका होता है, बस एक पेन से आप यूं करके काट दो,
और कुछ नहीं करना। बहुत से बच्चे कहते हैं ऐसे 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 करके गुच्चड़ मुच्चड़ कर देते हैं। भाई साफ साफ टीचर को दिखेगी ये चीज़, और टीचर को दिखेगी, उसे दिखेगा कट्टा पिट्टी का रखिए टीचर, बच्चा समझ जाएगा, इमेज खराब हो जाएगी यानी कि आप लोगों की। तो काटने का तरीका सिर्फ ये होता है, एक लाइन से ऐसे काट दो, खत्म कहानी, ठीक है ना। ऐसे गुच्चड़ मुच्चड़ नहीं करनी। तो कटिंग भाई ज़्यादा मत करना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये जो भाई अगली 4th टिप है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई दी। आप लोगों को कुछ एडिशनल नॉलेज है तो वो एडिशनल नॉलेज अपने आंसर में जो है राइट ज़रूर करना। तो बस भाई मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई हैं, प्लीज़ ये फॉलोअप करना, और फॉलोअप जब आप करके देखोगे तो भाई आप लोगों के अपने आंसर में ना अलग ही ब्राइटनेस दिख जाएगी, अलग ही आपके रिजल्ट में जो है मार्क्स में भी फ़र्क नज़र आ जाएगा। और आप कंपेयर भी किसी से करा लीजिएगा जिससे भी आप बेस्ट मानते हो, कंपेयर करा लीजिएगा। आपके पहले लिखने का आंसर का तरीका और अब वाला आंसर का तरीका वो बता देगा कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, ठीक है ना। मेरी बात मान लीजिएगा, इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, आपके मार्क्स में भी आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।